नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर एक कथित डायरी को लेकर सियासी घमासान मच गया है। दरअसल कथित डायरी में शिक्षा विभाग के 300 करोड़ से ज्यादा के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। बीजेपी पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के खिलाफ अब हमलावर है और पूरे मामले में एसआईटी जांच और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। उधर खुद शिक्षा मंत्री ने भी पूरे मामले की जानकारी सीएम भूपेश बघेल से मिलकर उन्हें दी और खुद ही पूरे मामले में जांच की मांग कर दी है। अब इस नए घोटालों की डायरी को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ की सियासत गर्म हो चुकी है। इस डायरी में ऐसे कई रहस्यमय खुलासे हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अगर ये सही है तो फिर छत्तीसगढ़ के जनता के पैरों तले जमीन खिसकना बहुत लाजिम है। आज इसी पर करने जा रहे हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले आपको बता दें मामला क्या है। एक ऐसी डायरी मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचती है, उसे सर्कुलेट किया जाता है सोशल मीडिया पर। कहा जाता है कि शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से जुड़ी यह डायरी है और उनकी इस डायरी में पूरे विभाग के लेन देन का एक एक लेखा जोखा ब्यौरा मौजूद है। कुल हिसाब 300 करोड़ से ऊपर का बताया जा रहा है। इस कथित डायरी में कुछ खास कोड वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, बड़े साहब, भाभी जी और ऐसे कई शब्द हैं जिनसे करोड़ों के लेन देन की बात इस कथित डायरी में साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन इस डायरी की विश्वसनीयता को लेकर के भी बड़े सवाल हैं। इसलिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उस डायरी को आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन इस डायरी की प्रामाणिकता को परखे बगैर इस पर सच रिपोर्ट आने से पहले ही पॉलिटिकल डिबेट इस पर शुरू हो गई। बीजेपी और कांग्रेस क्या कह रही हैं, सुनिए। कुछ फर्जी शिकायतें हुई है और कुछ फर्जी डायरी भी बनी है, तो ये तो समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे मालूम हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके नाम से शिकायत हुआ है वो खुद बोल रहा है कि मैंने कोई शिकायत नहीं किया है और थाना में उसका रिपोर्ट किया है कि मैंने ऐसा कोई शिकायत नहीं किया है। मेरे पद का और मेरे सील का पूरा उसमें उपयोग किया हुआ है, तो अपने आप ही वो तो पूरे खत्म हो जाता है कि इसमें कुछ तथ्य इसमें नहीं है। लेकिन इसमें चूंकि सबका उसमें नाम आया, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई है, तो इसके लिए हमने मांग किया कि इसकी जांच की जाए इसकी। क्योंकि पहले भी आपको ख्याल होगा कि जब 2018 में जब चुनाव हो रहे थे तो उस समय भी एक फर्जी दस्तखत के नाम से, जिसमें आदरणीय शैलेंद्र त्रिवेदी जी और गिरीश देवांगन जी के नाम से फर्जी दस्तखत करके उन्होंने हम लोगों का जो घोषणा पत्र था उसमें कहा कि सरकार अगर आती है तो कोई हम लोग कर्जा माफी नहीं करें। तो ये भाजपा का फितरत में रहता है, ये भाजपा के द्वारा बनाया हुआ इस प्रकार की सरकार को बदनाम करने की एक साजिश की गई है। एक अधिकारी के द्वारा दूसरे अधिकारी के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का दौर, इसमें भाभी से लेकर के बड़े साहब तक का उसमें जोर दिया जाना और करोड़ों रुपए उनको पहुंचाना, ट्रांसफर के नाम से, पोस्टिंग के नाम से, स्थानांतरण के नाम से, नियुक्तियों के नाम से, और कैसे जो प्रवीण सूची है उसमें फेरबदल किया जा करके दूसरे को नाम को उसमें प्रमाणित किया जाए। इन सारे मामले को यदि देखेंगे तो पूरे शिक्षा विभाग में एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। मुझे लगता है कि इस मामले को लेकर के सरकार को तत्काल एसआईटी का गठन करना चाहिए और एसआईटी के माध्यम से इसकी जांच होनी चाहिए और जो भ्रष्टाचार किए हैं दोषियों के ऊपर में कार्रवाई किया जा सके। तो छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं कि फिर से एक कथित डायरी को लेकर सियासी घमासान है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल क्या हैं, यह देख लेते हैं और फिर इस डायरी के पन्ने पलटने शुरू करेंगे। छत्तीसगढ़ में फिर खुली करप्शन की डायरी। कौन है बड़े साहब और भाभी? 300 करोड़ का मामला। हर बार शिक्षा मंत्री पर क्यों आती है भ्रष्टाचार की आंच? अब खुद करवाना चाहते हैं जांच। 366 करोड़ के ट्रांसफर पोस्टिंग क्या सच में होती है? एक विभाग में इतनी सेटिंग? छत्तीसगढ़ में 300 करोड़ का डायरी कांड, कांग्रेस बीजेपी में सियासी खींचतान। ये तमाम सवाल उठाने जा रहे हैं हम आज।
और हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे रुक कर लेते हैं उनका। अजय साहू जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आज हमने सुशांत शुक्ला जी को बुलाया है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। सुशांत जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और उचित शर्मा जी को भी हमने बुलाया है, जो एक्टिविस्ट हैं और लगातार इस तरह के जो जनहित के मुद्दे हैं उनको लेकर बहुत सक्रिय रहते हैं। उचित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। सबसे पहले मैं आ जाता हूं सुशांत जी आपके पास। छत्तीसगढ़ में सर डायरियां बहुत आती हैं, लेकिन बाद में उनकी हवा निकल जाती है। सियासी धूल तो बहुत उड़ाती हैं, लेकिन उन धूल के पीछे कुछ निकलता नहीं। इस बार की डायरी को लेकर कुछ खास अंश आपके पास हो, कोई तथ्य पास हो जो दर्शकों से शेयर करना चाहें आप? अभिलाष जी, छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य जब चालू हुआ, जब माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में ये लापता 13 मंत्रियों की सरकार ने शपथ ली थी। छत्तीसगढ़ में एक उद्योग नया चला है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, उसको कहते हैं तबादला उद्योग, जिसको भूपेश बघेल की सरकार में लघु उद्योग का दर्जा प्राप्त। जिस प्रदेश में आर्थिक आपातकाल हो और एक वंशी परिवार की चरण वंदना में स्तुति गान करने के नाम पर छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को एटीएम मशीन बना के रखी हो, उस छत्तीसगढ़ का क्या हो सकता है? ये गड़बो छत्तीसगढ़ नहीं, ये लूटबो छत्तीसगढ़ की सरकार। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं कि विगत 3 वर्षों में, जिसमें 2 वर्ष कोरोना जैसे वैश्विक महामारी को चले गए, उस छत्तीसगढ़ में विगत 3 साल में 30 जिलों में से 20 जिले ऐसे हैं जिनके जिले में कलेक्टर और एसपी 1 वर्ष भी नहीं टिक पाए। ठीक है, यहां तक की स्थिति यह है कि थानों की नीलामी है और अपराधों को संरक्षण देने के लिए इनके रेट तय हो चुके हैं। ठीक है, स्थिति यह है कि विभागों में अगर चपरासी का भी स्थानांतरण होना है तो उसके लिए लिफाफा पद्धति तय कर दी गई इस सरकार में। दाऊ टैक्स के नाम पर खनिज पर लूट स्थापित की जा चुकी है इस सरकार में, और ऐसे कितने अन्य कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किए हैं लूट की, जो 5 वर्ष पूरे होते होते आप ही के चैनल पर, इस राष्ट्रीय चैनल पर ये विषय आते रहेंगे। और ये छत्तीसगढ़ की जनता इस कांग्रेस की सरकार को जो व्यापक जनादेश दी थी, उस व्यापक जनादेश की रस्सी खींचते खींचते इस स्थिति में लाके खड़ा कर देगी, तो इनके पास कपड़े भी नहीं बचेंगे और इनके लाज। ठीक है सुशांत जी, कपड़े उतार लेंगे, पहले डायरी के पन्ने तो पलटिए जरा, बताइए ना क्या है उसमें। डायरी के पन्ने में है क्या? है तो आपने बोला कि हमने उसका विश्लेषण किया है और हम दिखाना नहीं चाहते, परंतु एक विषय में आपको बोलना चाहता हूँ, आखिर वो बड़े भैया वो भाभी कौन है? यही वो उच्च स्कूली शिक्षा मंत्री टेकाम जी है, जिनके पीए को आज से 18 महीने पूर्व कोरोना काल में स्थानांतरण के लिए हटाया गया। इन्होंने हटाया अपने पीए को, जिस पर 150 करोड़ के आसपास की वसूली का आरोप लगा था। ये वही शिक्षा मंत्री है, स्कूली शिक्षा मंत्री, जो विद्यालयों के प्राचार्यों को अपने पीएस के माध्यम से फोन कराते हैं कि फलाना फर्नीचर खरीदो, फलाना खेल सामग्री खरीदो, फलाना लैब की सामग्री खरीदो। ये यही स्कूली शिक्षा मंत्री है, और ये पूरा प्रदेश जानता है कि ये ऐसा स्कूली शिक्षा मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार का है जो सिर्फ वसूली के अभियान में लगा रहता है। ठीक है सर। उचित शर्मा जी, मैं जानना चाहता हूं, ये जो डायरी कथित घूम रही है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, हमें नहीं पता कि क्या तथ्य है और क्या इसमें भ्रम है। ये डायरी की प्रामाणिकता को लेकर के भी हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए वो डायरी हम नहीं दिखा रहे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आप लोगों के पास ज्यादा जानकारी होती है, कुछ दर्शकों से, छत्तीसगढ़ की जनता से शेयर करना चाहेंगे? देखिए, जहां तक डायरी का सवाल है अभिलाष, कि इस डायरी को बनाया किसने, दिया किसने, आई कहां से, पूरी की पूरी इस पे किंवदंतियां पूरी लगी हुई है। एक अजीब सी संदेह की स्थिति है कि डायरी आई कहां से। जिस डायरी में जिसमें साइन है, जिसके नाम से जिन्होंने शिकायत की है, वो तो खुद थाने पहुंच गए हैं। डायरेक्टर को जो शिकायत आई है, वो उनका कहना है कि आपने जो शिकायत है वो मैंने नहीं की है, मेरे फर्जी मेरे सिग्नेचर यूज किए गए हैं। तो इसकी सत्यता को लेके एक अजीब सी कहानी है। दूसरा, मुझे ये जहां से मैं देख रहा हूं कि हम लोग जो माइक्रोस्कोप लगा के इस भ्रष्टाचार को अक्सर देखते रहते हैं, तो ये 366 करोड़ का जो फिगर है वो थोड़ा सा हाइपोथेटिकल नजर आता है, क्योंकि विभाग के बजट की बात है, लेन देन की बात है, जो चीजें हैं वो अलग अलग जिले वाइज हो जाती हैं। इसीलिए मैंने आज अपने सवालों में ये पूछा था, 366 करोड़ क्या वाकई में एक विभाग में इतनी सेटिंग हो जाएगी? ये सवाल मैंने जानबूझ करके रखा था, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जो प्रैक्टिकली हमें लगता नहीं कि अभिलाष थोड़ा सा ये हाइपोथेटिकल फिगर लगता है। देखिए, चुनावी है, चुनाव का समय आने वाला है, पक्ष विपक्ष। अच्छा, मैं ये भी अभिलाष बोलता हूं कि ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार नहीं है, या शिक्षा विभाग में बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है।
ये हर विभाग में, जो सुशांत जी बोल रहे थे कि फोन किया जाता है कि इससे काम करो, इसको ठेका दो, इससे फर्नीचर लो, वो सब विभाग में है। सुशांत एक विभाग में नहीं है, वो सभी विभाग में। अन्य विभाग भी आप देखेंगे, चाहे ट्राइबल के ले लो, चाहे कृषि के ले लो, बीज निगम के ले लो, हॉर्टिकल्चर के ले लो, अन्य विभाग भी। मतलब ये एक ऑर्गेनाइज करप्शन किया जाता है, ये एक सिस्टम है, चलते आया, ये कभी खत्म नहीं होने वाला, ये पूर्व में भी चलते आया था। उचित जी, एक सवाल मेरा और था जो मैंने सवाल में भी उठाया, आप बेहतर बता पाएंगे। उचित जी, जब भी भ्रष्टाचार की बात होती है, खासतौर से तबादला उद्योग को लेकर या पोस्टिंग या तमाम चीजों को लेकर, तो ये शिक्षा मंत्री ही टारगेट पर क्यों होते हैं सर? कोई विशेष वजह, कोई विशेष लगाव है क्या इन आरोप लगाने वालों को शिक्षा मंत्री से, इस मंत्रालय से, इस विभाग से? नहीं, देखिए, इस विभाग को उठाया जा रहा है अनुसंधान विपक्ष। ये छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ को एक सशक्त विपक्ष नहीं मिला फिलहाल इन 3 साल में, जो मुद्दे को अनुसंधान करे, उठाए और उस पे आरोप लगाए। लेकिन विपक्ष खुद इतना डूबा हुआ पिछले 15 साल पे देखा है कि उन लोग सेलेक्टिव मुद्दे को उठाते हैं, वो मुद्दे उस पर चयन करते हैं कि जिसमें उनके आदमी पूर्व में लिप्त नहीं थे। ये अजीब सी दुर्दशा छत्तीसगढ़ की बनी हुई है कि विपक्ष जो है वो मुद्दे नहीं उठाता जो पूर्व में उनके साथ हो चुका हो, क्योंकि जैसे ही वो मुद्दे उठाएंगे इनके पुराने पाप इनके खुलते हुए नजर आने लगेंगे। इसलिए ये मुद्दे उठाने में भी सेलेक्टिव है। तो ये बड़ी तकलीफ और दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ का। लेकिन ये जो आप शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं, उनके पास बड़े बड़े विभाग है, शिक्षा और ट्राइबल, ये बड़े विभाग है जो उनके पास है। और इसमें देखिए लगातार ऐसी चीजें आ रही है, ये सॉफ्ट टारगेट है। एक्चुअली 13 मंत्रियों में सॉफ्ट टारगेट है। मंत्री महोदय का नेचर है, थोड़ा सीधे हैं, उन्होंने खुद से जांच की मांग की है। इससे दर्शाता है कि वो खुद ही चाहते हैं कि थोड़ी सी पारदर्शिता दिखे। लेकिन उनके विभाग के पीओ को हटाया गया, उनके विधायकों ने ही उनके पीए पे इल्जाम लगाए थे अभी कुछ दिन पहले भी। तो थोड़ा सॉफ्ट टारगेट के रूप में लिया जा रहा है। लेकिन ये बात सत्य है कि भ्रष्टाचार उस विभाग में व्यापक रूप से है। ठीक है अजय जी, देखिए बहुत गंभीर आरोप है सर, और एक डायरी आती है, डायरी की प्रामाणिकता को लेकर के हम सवाल उठा सकते हैं, मैं खुद ही उठा रहा हूं उसकी प्रामाणिकता को लेकर सवाल। लेकिन करप्शन के चार्जेस शिक्षा मंत्री और उनके स्टाफ पर लगते रहे हैं, इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि अपने शिक्षा मंत्री पर कुछ कांग्रेस के विधायकों ने सवाल उठा दिए थे। आप क्या कहेंगे सर? देखिए अभिलाष जी, ये डायरी में जिस व्यक्ति का नाम है वो खुद थाने जाता है और कहता है कि मेरी फर्जी हस्ताक्षर का उपयोग करके, स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर उसमें लगा करके किसी ने इसका दुरुपयोग किया है। और सबसे दुखद बात यह है कि हम मीडिया पर विश्वास करते हैं। जो लोग होते हैं वो मीडिया में छपी हुई जो खबरें होती हैं, जो मीडिया में दिखाया जाता है, उस पर विश्वास करते हैं। तो जिस मीडिया ने इस खबर को प्रकाशित की, उसका भी ये दायित्व बनता था कि इस मामले की पूरी तरीके से जांच कर ली जाए, उसके बाद इस खबर को जनमानस तक लाया जाए। लेकिन सनसनी फैलाने की जो होड़ मीडिया में मची हुई है, उसके लिए उन्होंने बिना तथ्यों की जांच किए इस खबर को प्रकाशित किया, बिना जांच किए। एक मिनट सुशांत जी, और उसके बाद में जब सनसनी फैली तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर राजनीति करने का काम कर रही है। उस अधिकारी ने जांच की मांग की है, थाने में FIR दर्ज हो चुकी है। इस तरीके की अभिलाष जी मुझे कह लेंगे ना। सुशांत जी एक मिनट, सुशांत जी आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुशांत जी एक मिनट, उनको अपनी बात करने दीजिए। सुशांत मैं आपके पास आ रहा हूं। सुशांत जी सुन लीजिए सर, मीडिया पर दोष दे रहे हैं आप, अपने गिरेबान में झांकिए। सुशांत जी, सुशांत जी बोलने का पूरा हक है, आपको भी समय मिलेगा, बोलने का हक है उन्हें, धैर्य रखिए। हम उन्हें कटघरे में खड़ा करते हैं, वो अगर हम लोगों को कटघरे में खड़ा करेंगे हमें कोई आपत्ति नहीं है, उनको अपना बोलने का हक है। बोलिए सर। देखिए अभिलाष जी, जब ये खबर बाहर आती है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के हमलावर होती है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। पहली चीज तो ये डायरी आई कहां से, ये जांच का विषय है, जिसका आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस को दे दिया है कि इसकी जांच की जाए। माननीय मंत्री प्रेमसाय सिंह जी ने भी मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस पूरे मामले की जांच की बात की है। जिस निज सचिव की बात बार बार आ रही है कि उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस के विधायकों ने लगाए, ये मामला जिस दिन सरकार के संज्ञान में आया, हमारी सरकार ने उस व्यक्ति का वहां से स्थानांतरण कर दिया, उसको हटा दिया गया है। और
जिसके ऊपर भी इस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप या इस तरीके की चीजें आएंगी, सरकार कार्रवाई करने में बिल्कुल विलंब नहीं करेगी। ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी ये है कि ये कुटरचना कर करके इसको बाहर लाने का काम, कांग्रेस की सरकार को घेरने का काम, और ये जो आंकड़े हैं, सबसे बड़ी बात, ये आंकड़े कहां से आए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इस तरीके से फर्जी दस्तावेज बनाने का काम इससे पहले भी 2018 में किया जा चुका है कि सरकार बनने के बाद किसानों के कर्जे माफ नहीं होंगे, लेकिन नकल करने वाले को अकल की आवश्यकता होती है। ठीक है सर। अजय जी देखिए, मैंने अपनी प्रस्तावना में इसीलिए कह दिया था, मैंने अपनी प्रस्तावना में इसीलिए कह दिया था कि बहुत डायरी और बहुत ही आरोपों की धूल उड़ती है और उसके पीछे कुछ नहीं निकलता। मैं आता हूं सुशांत जी के पास। सुशांत जी, आप बताइए, प्रैक्टिकली पॉसिबल लगता है क्या कि कोई आदमी, आप मुझे खुद बताइए, एक तो 366 करोड़ का घोटाला, यही अपने आप में मुझे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। दूसरा, कोई आदमी करप्शन की एक डायरी मेंटेन करता है और उस पर अपने ऑफिशियल सिग्नेचर कर देता है। आप ही बताइए, ऐसा कहीं होता है क्या? जो आदमी 366 करोड़ का खेल कर रहा है, उसे नहीं पता कि यहां पर मेरे सिग्नेचर होने का क्या मतलब है। तो आप तो खुद देखिए ना, इस डायरी को बनाने वालों के पीछे क्या उनकी मंशा पर सवाल क्यों ना उठे? चलिए, एक विषय आपके नॉलेज में लाना चाहता हूं अभिलाष जी। उचित शर्मा जी यहां पर बैठे हैं, चैनल में मेरे बड़े साथी हैं, पुराने साथी हैं, बड़े भाई हैं। माइनिंग विभाग छत्तीसगढ़ में ट्रांसपोर्टिंग के नाम पर एक नया प्रोफार्मा जारी किया गया है कि आप किसी भी तरीके से अगर खनिज के परिवहन में संलिप्त हैं या उसका व्यवसाय करते हैं, तो आपको माइनिंग कॉर्पोरेशन में एक प्रोफार्मा आएगा, उसको भर के देना होगा। ये प्रोफार्मा 2018 के पूर्व कभी माइनिंग विभाग में था नहीं, चाहे आप रेल से करते हो, ट्रक से करते हो, किसी भी तरीके से करते हो। ठीक है। और उस प्रोफार्मा के पीछे ये मनसा एनओसी जारी करने की ये है कि प्रति टन 40 रुपए भूपेश सरकार की दाऊ टैक्स के रूप में वसूली का एक सिस्टम बनाया गया है, जो दस्तावेजी प्रमाण है कि जो प्रोफार्मा 2018 के पूर्व था नहीं, वो 2018 के बाद लागू करना और उस पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना, वो अवैध वसूली का एक संकेत है। दूसरा एक विषय, अवैध वसूली कैसे सर, मुझे एक बार ये भी स्पष्ट कर दें। मैं माइनिंग कॉर्पोरेशन के माइनिंग विभाग, जिला के माइनिंग अधिकारियों के कार्यालय में जब आप जाएंगे और कोयले की कोई नीलामी चाहे किसी भी सिस्टम से आपने ली हो, अगर उसके परिवहन को आपको एनओसी चाहिए वहां से हटाने के लिए, लिफ्टिंग कहते हैं उसको, तो इनको एक प्रोफार्मे में एनओसी की आवश्यकता आइस सरकार ने लागू किया नया नियमावली, जिस पर ट्रांसपोर्टर को भयादोहन कर अधिकारी पैसे पहले प्राप्त करता है, बाद में एनओसी जारी करता है। ठीक है। जो 2018 के पूर्व नहीं था। ठीक है। अब मैं विषय पर आता हूं कि जिस सरकार में अराजकता, धोखाधड़ी, विश्वासघात और लूट और भ्रष्टाचार को समर्पित हो, जो सरकार जो खनिज पर नीलामी की टैक्स वसूली, सीमेंट, रेत, गिट्टी और अन्य खनिजों पर नीलामी की वसूली का अभियान चला रखी हो, जो सरकार तबादला उद्योग को लघु उद्योग का दर्जा देती है। और मैं आपके चैनल पर गंभीरता के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश की थानों की स्थिति यह है कि जिला मुख्यालयों के थानों में औसत 400 दिन भी कोई थानेदार टिक नहीं पा रहा है। यानी आप ये समझ लें कि एक थानेदार 6 महीने से ज्यादा किसी थाने पर टिक नहीं पाता, क्योंकि उसको लिफाफे व्यवस्था के तहत तबादला उद्योग का प्रतिपूर्ति देना पड़ता है। अब आपके पास आता हूं कि संवैधानिक ढांचे का संतुलन ये खो चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन तबादले के लिए है, पदस्थापना के लिए, उसका खुला उल्लंघन छत्तीसगढ़ में कोरोना काल में भी चला। भू माफियाओं की मौज है, सरकारी जमीन नीलामी पर है, उस पर वसूली करना चाहते हैं। युवा तो ठगा गया है 2500 की बेरोजगारी भत्ते। ठीक है सुशांत जी, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक बार ये बताइए ना, डायरी को लेकर के क्या आपके पास कोई ऐसे तथ्य हैं जो इस डायरी की प्रामाणिकता के करीब पहुंचते दिखते हैं, या आप दूसरे विभागों के करप्शन को जोड़कर कहेंगे कि जब वहां हो रहा तो यहां भी इतना हो रहा हो? अशोक साहू जी ने, अजय साहू जी ने कहा कि हमने उस पीए को हटा दिया। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो पूर्ववर्ती इसी प्रेम साय टेकाम जी के पीए थे, उनको निलंबित करते हुए क्या उनको हटाने के पूर्व उस पूरी व्यवस्था की जांच की गई क्या? इन्होंने आपके चैनल पर स्वीकार कर लिया कि हमने उसको हटा दिया था शिकायत प्राप्त होने पर। यार शिकायत सही थी तभी तो इन्होंने हटाया ना उसको। ठीक है उचित जी, व्यापक भ्रष्टाचार है। और मैं आपकी बात पे आना चाहता हूं जी कि जो एक राशि तय की गई है इस तथाकथित डायरी पे, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि संविलियन जो शिक्षा कर्मियों के हुआ है, उस पर एक व्यापक भ्रष्टाचार करके उनको पदस्थापित करने जाने का प्रयास इस सरकार में लगातार किया जा रहा है, और उससे व्यापक वसूली की गई है शिक्षा कर्मी साथियों के। ठीक है,
इसका भी एक मैं आपका आरोप आपके चैनल के माध्यम से लगाना चाहता हूं। ठीक है उचित जी, क्या आपको लगता है कि वाकई में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है और अब ये अलार्मिंग सिचुएशन है बघेल सरकार के लिए? उन्हें देखना होगा, क्योंकि अगर ये स्थिति बढ़ेगी तो जनता के बीच में बहुत ज्यादा छवि खराब हो जाएगी। डायरियां अपनी जगह है, लेकिन दिमाग में अगर किसी के तय हो जाता है, खासतौर से वोटर्स के, कि ये भ्रष्ट सरकार है, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। जी, पूर्व में भी अभिलाष में कह चुका हूं कि भ्रष्टाचार ऐसा विषय है कि जो द्वापर युग में भी था, त्रेता युग में भी था, कलयुग में भी है। अलग अलग भ्रष्टाचार के रूप अलग अलग हो सकते हैं। भ्रष्टाचार किसी भी सरकार के लिए रोकना पॉसिबल नहीं है अभिलाष, ये बहुत प्रैक्टिकल बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ। हाँ, कम और ज्यादा जरूर हुआ सकता है कि कभी परसेंटेज कम है, कभी ज्यादा है, कुछ सुनियोजित है, कुछ सुनियोजित नहीं है, कोई बाय डिफॉल्ट है। भ्रष्टाचार के कई स्वरूप है। अच्छा उचित जी, चलिए इस सवाल को दूसरे तरीके से पूछता हूं। उचित जी, मुझे ये बताइए कि जो आरोप सुशांत जी लगा रहे हैं कि ट्रांसफर इतनी तेजी से हो रहे हैं कि 30 में से 20 जिलों में एक साल कलेक्टर नहीं रुक पा रहा, किसी थाने में 6 महीने से ज्यादा थानेदार नहीं रुक पा रहा, और इतनी तेजी से ट्रांसफर हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही हैं, वो भी कोरोना काल में। तो क्या इसके पीछे भी भ्रष्टाचार ही आप वजह देखते हैं या कुछ और रीजन? देखिए, ये उनकी अपनी इंटरनल प्रशासनिक व्यवस्था है, लेकिन ये बात सत्य है कि ये जो ट्रांसफर है कि कलेक्टर, ये तो जिले की बात कर रहे हैं, कलेक्टर भी, एसपी भी 6 महीना 8 महीने से ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का जो मौका नहीं मिल पा रहा है, उन्हें अपनी अफसरी करने का मौका नहीं मिल पा रहा है, उनकी अपनी हुनर दिखाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। ये बात सत्य है कि ट्रांसफर कुछ जो कलेक्टर, एसपी, जिले के कुछ मुखिया है, जो उन लोगों के कम से कम उनको 3 साल 2 साल जो वक्त देना चाहिए था, जो वो अपना अंदर जो अपना वो हुनर है वो दिखा सके, एक सिस्टम को सलीके से चला सके, वो वक्त उनको नहीं मिल पा रहा। ये बात सुशांत जी जो कह रहे हैं निश्चित तौर पे सच है, और ये इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। प्रशासनिक ढांचे में कसावट भी हो सकती है। आप जो कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार वाली बात है वो भी एक देखी जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ इश्यूज अभी तक देखने अजय जी, आप बता दीजिए सर, इतनी तेजी से ट्रांसफर करने के पीछे ज्यादा ट्रांसफर और पोस्टिंग हो रहा है। जी अजय जी, कोई रीजन होगा सर इतनी तेजी से ट्रांसफर करने के? देखिए अभिलाष जी, सुशांत जी जो बात कह रहे हैं, अभिलाष जी 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन था। कलेक्टरों को बदलने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि एक एक जिले की नीलामी होती थी और उसके बाद कलेक्टर वहां पर पोस्टेड होता था। हमारी सरकार में ऐसी व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। हम जिलों में कलेक्टर को भेजते हैं काम करने के लिए। अगर वो व्यक्ति वहां पर वहां के लोगों के अनुरूप काम करता है तो वो वहां पर बना रहता है। और अजय जी मेरी गुगली थी, अब आप सुनिए। अजय जी मेरी ये गुगली थी, अब आप सुनिए। अजय जी सुन लो यार, अजय जी एक मिनट सुनिए ना। अजय जी, आपने कहा कि कसावट लाने के लिए, सुशांत जी एक मिनट सुनिए। सुशांत जी एक मिनट सुनिए। सुशांत जी, मैं आपका ही सवाल तो ले रहा हूं सुशांत जी। अजय जी एक बात बताइए, आपने कलेक्टर्स को भेजा, अच्छा काम नहीं किया तो 1 साल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। आपने मंत्रियों को बिठाया, 1 मिनट सुशांत जी, आपने मंत्रियों को बिठाया, उनके पीए को भ्रष्टाचार के आरोप में आपने हटा दिया। मंत्रियों को लेकर के आपकी नीति अलग क्यों है सर? अगर आरोप लग रहे हैं, उंगलियां उठ रही हैं, मंत्रियां 3-3 साल से उसी पद पर रहेंगे। कलेक्टर जाएगा, 4 महीने बाद वापस आ जाएगा, थानेदार 3 महीने में बदल जाएगा। 3 साल की सरकार में एक भी मंत्री के ऊपर, अभिलाष जी 3 साल की सरकार में एक भी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप प्रमाणित नहीं हुए हैं। ये आपको बता दूं, और बहुत गर्व के साथ ये बात कहता हूं। और सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सिस्टम, अधिकारियों का जो सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम है, वो पूरे 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने जो जिस तरीके से उसको भ्रष्ट किया है, उसको हमारी सरकार ठीक करने का काम कर रही है। कलेक्टर, एसपी समझ लें, जिले की भौगोलिक स्थिति, जिले के लोगों की सेवा करने के लिए आपको वहां पर भेजा गया है। अगर आप काम करेंगे तो आप सुशांत जी अंतिम करेंगे, अन्यथा आपको हटा, सुशांत जी अंतिम 30 सेकंड है आपके पास, उपयोगिता होगी वहां ले आया जाएगा। सुशांत जी अंतिम 30 सेकंड। कोई भी ये ना समझे कि नहीं किसी जिले का पट्टा लिखा लिया है। भारतीय जनता पार्टी के समय में जो चीजें होती थी वो यहाँ पर उसकी पुनरावृत्ति भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार है। भूपेश बघेल और उनका पूरा मंत्रिमंडल का कुनबा सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता से मिले जनादेश को एटीएम के रूप में तब्दील करके उनकी चरण वंदना में लगा हुआ है। सियासी लफासी, चुनावी पर्यटन और लूट। अच्छा सुशांत जी, अभिलाष जी, भूपेश बघेल की सरकार 10 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड। अजय जी 10 सेकंड लेंगे। सुशांत जी 1 मिनट। अजय जी 10 सेकंड ले लें। की जनता ने जो जनादेश दिया है उसको अगर ये दूसरी बार उन्होंने एटीएम शब्द का इस्तेमाल किया है, अभिलाष जी, मेरी कड़ी आपत्ति है। मैं ये कहना चाहता हूँ सुशांत जी, बता दे अगर छत्तीसगढ़ की सरकार एटीएम सरकार है तो केंद्र की जो मोदी सरकार है। ठीक है सर, ओके अजय जी, सुशांत जी, बस सर समय खत्म हो गया। उचित जी क्या उचित जी
इस तरीके से घटिया इस तरह की राजनीति ना सुशांत जी बस कीजिए, ठीक है मैं देख रहा ना हूं। अजय जी, आपकी आपत्ति वैलिड है। अजय जी आपकी आपत्ति वैलिड है। सुशांत जी बस मैं आता हूं, मैं उचित जी के पास 10 सेकंड के लिए आ रहा हूं। उचित जी, अजय जी मैंने एक्सेप्ट किया आपकी आपत्ति वैलिड है। अजय जी आपकी आपत्ति बहुत वैलिड है, मैं माना। उचित जी बस 20 सेकंड में सर आप मुझे बता दें, क्या आपको लगता है कि करप्शन आने वाले चुनाव में भूपेश बघेल सरकार के सामने एक बड़ा सवाल होगा, या आपको लगता है कि जनता को इसकी आदत हो चुकी है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये तो पहले भी था और अभी भी है और आगे भी रहेगा? तकलीफ भूपेश बघेल सरकार के साथ उतरी नहीं है, ये हिंदुस्तान के मुद्दे वाली तकलीफ है। देखिए अभिलाष की हिंदुस्तान में महंगाई और करप्शन अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। वही हाल छत्तीसगढ़ का है, वही हाल मध्य प्रदेश का है। आप करप्शन नाम को लेके कोई भी, चाहे मीडिया हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, कोई भी संजीदा नहीं है या इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती। बिल्कुल, इसीलिए कोई ये भ्रष्टाचार जो है अब चुनावी मुद्दे रहे ही नहीं। बड़ी कड़वी और बड़ी सच्ची बात उचित जी ने कह दी, चलते आया है और चलते रहेगा। उचित जी ने बहुत कड़वी और सच्ची बात कह दी, और छत्तीसगढ़ की जनता इसे समझ ले कि वाकई में महंगाई और भ्रष्टाचार जो आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो सीधे आपकी जेब पर असर डालते हैं, वो हमारे प्रदेश में, देश में अब मुद्दे ही नहीं रह गए। क्योंकि हमारे यहां मुद्दे तो राम मंदिर, मस्जिद इन्होंने ले लिए हैं। हमारे मुद्दे तो बहुत बदल गए हैं, और इसके पीछे अगर हमारे नेता जिम्मेदार हैं तो जनता भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। जब तक वो अपनी जेब को संभालना नहीं सीखेगी, उसकी जेब इसी तरह फटती रहेगी और जनता लुटती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय साहू जी, उचित शर्मा जी, सुशांत शुक्ला जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट में हमें अपना वक्त देने के लिए। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।